ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज। अभी हम रोटेशनल डायनामिक्स की स्टडी कर रहे थे। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर रोटेशनल मोशन का मीनिंग समझा, फिर रोटेशन मोशन किसे कहा जाता है। तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था सर्कुलर मोशन के बारे में, इट्स अ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो उसे हम कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। उसी तरीके से अगर एक बॉडी है और अगर उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउ, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है। फिर रोटेशनल मोशन का फिनोमेना स्टडी करते वक्त हमने ये देखा था कि जिस तरीके से मास ट्रांसलेशन मोशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि इनर्शिया का रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन मोशन के अंदर, उसी तरह से अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही हो तो रोटेशन मोशन करते वक्त उसे मास नहीं बल्कि मास के साथ साथ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी लगता है, जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप ये कह सकते हैं इट इज अ रोटेशनल इनर्शिया। तो किसी भी बॉडी का अगर हम रोटेशन मोशन के बारे में स्टडी करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। जिस तरीके से ट्रांसलेशन मोशन में मास रोल प्ले करता है, मास ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, इनर्शिया कम होगा तो कम फोर्स लगेगा। तो उसकी टेंडेंसी कि उसको मूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा ये इनर्शिया से पता चलता है। ठीक उसी तरह रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें पता चलता है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा टॉर्क लगेगा उसे घुमाने के लिए, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो कम टॉर्क में भी वो घूम जाएगी। फिर एक बुनियादी डिफरेंस जो हमने देखा था मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये कि मैकेनिक्स के अंदर हम मास को कांस्टेंट मानते हैं, बट जब रोटेशनल मोशन में आते हैं तो हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाए किसी एक बॉडी का तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। तो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लास्ट टाइम के लेक्चर में 2-3 बुनियादी बातें रह गई थी, वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन-किन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात जिस पर वो डिपेंड करता है वो उसका शेप होगा कि ऑब्जेक्ट का क्या शेप है, साइज क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी बनावट क्या है, उस बात पे डिपेंड करेगा। सेकंड थिंग जो हमने फॉर्मूले में ही देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो था mr², मतलब समेशन ऑफ mi/r² या फिर इंटीग्रेशन ऑफ r²dm। तो उससे हमें बात समझ में आ गई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द बॉडी पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। लास्ट टाइम एक और एक चीज हमारी छूट गई थी कि व्हाट इज द यूनिट एंड द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास वो है इंटीग्रेशन ऑफ r²dm। ओके, अगर इस फॉर्मूले से लिया जाए तो हम इसका यूनिट अगर बनाएंगे तो डिस्टेंस का तो यूनिट हम जानते हैं मीटर में आएगा और मास का किलोग्राम में। इस वजह से जो इसका यूनिट आएगा एसआई सिस्टम में वो आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंड द डायमेंशन, अब डायमेंशन वाला पार्ट मैं आप तक लीव कर देता हूं क्योंकि उसके अंदर फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े आसानी से इसका डायमेंशन मिल जाएगा। सो यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो बॉडीज की ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे। द नंबर 1 वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग एंड द सेकंड वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क। दोनों का डेरिवेशन हमने देख लिया था। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr² और यूनिफॉर्म डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था 1/2 mr²। और लास्ट जो हमारा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हुआ था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के तो हम इंटीग्रेशन करके निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनके लिए हम एक्सपेरिमेंटल जो है तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट आज स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ जायरेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन, ये क्या होता है इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ये है वो बॉडी, और इस एक्सिस के अलोंग हम उसको रोटेट करा रहे हैं। द मास ऑफ दिस बॉडी इज m और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रफली हम कैलकुलेट कर पता लगा चुके हैं और वो है 10 kg meter square. So this is the moment of inertia of this particular object. अब हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि यार ये तो एक बहुत बड़ी बॉडी है तो हम इसको पार्टिकल बना देते हैं।
अब पार्टिकल कैसे बनाए, तो कंसेप्चुअली सोचिए कि इसको अच्छा तोड़ा मरोड़ा और अच्छा छोटा सा करके एक पार्टिकल बना दिया। अब पार्टिकल को जब बनाया तो उसका मास कितना है m। याद रखिए हमने किया क्या, हमने ये एक पर्टिकुलर बॉडी लिया था, इसको इस एक्सिस के अराउंड रोटेट किया, रोटेट करने पर हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर मिला। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर बॉडी को तोड़ मरोड़ के छोटा सा करने जा रहे हैं और एक पार्टिकल बना रहे हैं। तो हमने इसको एक पार्टिकल बना दिया, ठीक है। अब पार्टिकल बनाने के बाद हम ये सोचेंगे कि मैं इसको किस डिस्टेंस पर रखूं, जिस डिस्टेंस पर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले मिल रहा था। क्योंकि हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, अभी आपने मास तो उतना ही रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि यार पहले कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था इस बॉडी का इस एक्सिस के अराउंड, तो बोले 10 kg मीटर स्क्वायर आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखने की कोशिश करेंगे और एक डिस्टेंस पर रखने पर हम उसको घुमाएंगे। मान लीजिए कि मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को एक छोटा सा पार्टिकल बनाया, उस पार्टिकल को बना के मैंने यहाँ पर एक्सिस पे इस डिस्टेंस पर रखा और मैंने इसको घुमाया। सरप्राइजिंगली जब मैंने इसको घुमाया तो घुमाने पर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वायर ही मिला। इससे क्या बात समझ में आई कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 10 kg मीटर स्क्वायर। हमने उसको तोड़ मरोड़ के एक छोटा सा पार्टिकल बनाया, पार्टिकल को घुमाया और घुमाया एक पर्टिकुलर उसी एक्सिस पर एक डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस पर घुमाने के बाद हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला, उतना ही जितना बॉडी का था। तो हम ये सोचते हैं यार मैंने इसको किस डिस्टेंस पर रखा था, क्या हर डिस्टेंस पर ये घूम के उतना ही आएगा, तो आंसर आएगा नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हमने इसको दूर रख दिया, इसी पार्टिकल को अगर हमने दूर रख दिया तो दूर रखने पर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। बराबर, हमने अभी पढ़ा था इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमने उसको नजदीक रखने की कोशिश की तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। लेकिन हम ये बात मान सकते हैं कि एक ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा जहां पर अगर उस बॉडी को रखा जाए तो वो एग्जैक्टली उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना ये बॉडी इनिशियली दे रही थी। उस डिस्टेंस को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो डिस्टेंस कितना है, और उसी रेडियल डिस्टेंस का नाम रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो याद ये रखना है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन असल में एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कहां से निकाला जाता है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या काम करता है वो, तो हम ये मानते हैं कि अगर एक बॉडी को हम एक पार्टिकल बना दें और उसको रेडियस ऑफ जाइरेशन की डिस्टेंस पर रखें और घुमाएं, तो वो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब इसको एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। सपोज कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग हमने लास्ट टाइम निकाला था mr² था, और यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 1/2 mr²। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक रिंग लिया है और एक यूनिफॉर्म डिस्क लिया है, दोनों का रेडियस सेम रखा है। ओके, सो मैंने एक रिंग लिया है, इट्स अ रिंग, एक रिंग है, और दूसरा मैंने एक डिस्क लिया है, और ध्यान इस बात का रखा है कि ये दोनों का रेडियस सेम है। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो वो मुझे मिलेगा रिंग का mr², और डिस्क का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो मिलेगा 1/2 mr²। अच्छा, अब मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं। रेशियो लेने पर मुझे मिलेगा IR/ID मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, that will be equals to mr² divided by 1/2 mr²। नाउ सी द कॉन्सेप्ट, ये 2 इधर चला गया। अब जरा ध्यान से देखिए, वापस से इस पर आते हैं। अगर ये पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल के डिस्टेंस पर है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mk², क्योंकि हमारे पास फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का, डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और उसको मास से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है k, और मास कितना है m। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mk² हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अगर ये फार्मूला हम यहां अप्लाई कर दें कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mkr² और डिस्क के लिए होगा mkd², where k r and kd are the radius of gyration of ring and radius of gyration of uniform disk। अगर इस कांसेप्ट को यहां लगा दें और ये दोनों कैंसिल कर दें तो हमको वैल्यू देखो बेटा क्या मिलती है।
रेडियस ऑफ gyration ऑफ रिंग का रेशियो अगर रेडियस ऑफ gyration ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क के साथ निकाला जाएगा, स्क्वायर इधर आके √2 हो जाएगा। सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी मतलब ये भी 1 से बड़ा है, तो वी कैन से दैट kr/kd इज ग्रेटर देन 1। और इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 है मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, इसका मतलब kr इज ग्रेटर देन kd। तो ये बात तो क्लियर समझ में आ गई कि रिंग का रेडियस ऑफ gyration डिस्क के रेडियस ऑफ gyration से ज्यादा है। अब ये सोचने की बात है, हमने इनिशियली जब प्रॉब्लम का एक एग्जांपल लिया, तो हमने एक एग्जांपल लिया था, तो मैंने आपको बोला था कि हमें एक रिंग लेना है, हमें एक यूनिफॉर्म डिस्क लेना है, और उन दोनों का क्या सेम रखना है, रेडियस सेम रखना है। तो रेडियस तो दोनों का सेम आया, ये तो हमने अज्यूम किया था कि हाँ ये दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन क्या इन दोनों का रेडियस ऑफ gyration सेम आया? सो आंसर इज नो। आंसर तो ये मिला कि रेडियस ऑफ gyration ऑफ रिंग जो है वो रेडियस ऑफ gyration ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क से ज्यादा आया। इसका मतलब ये है कि कुछ और बात हमें इंप्लाई करता है। अब वो क्या इंप्लाई करता है वो देखते हैं। देखिए, रेडियस ऑफ gyration से हमें ये अंदाजा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो अलोंग द एक्सिस कितना है, नजदीक है या दूर है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरा एक्सिस है, तो अब अगर मुझे सोचना है कि यार इस एक्सिस से नजदीक मास है इस बॉडी का या इससे दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कैसे अंदाजा लगाया जाता है, ये रेडियस ऑफ gyration से अंदाजा लगाया जाता है। क्योंकि अगर किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ gyration कम है, इससे ये बात समझ में आती है कि जो उसका मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक है, और अगर उसका रेडियस ऑफ gyration बड़ा आता है, इससे समझ में आता है कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास है वो एक्सिस से दूर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये एक्सिस है, अगर हमारा रेडियस ऑफ gyration कम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई एक्सिस से नजदीक मास से डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से नजदीक, और अगर ज्यादा आ रहा है मतलब एक्सिस से वो मास दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक केस यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो रिंग के अंदर जो मास है वो r डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि बीच में तो पूरा हॉलो है, इसका मतलब इसका सारा मास जो है वो एक r डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम डिस्क की बात करें तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सेंटर से लेके r रेडियस तक सारी जगहों पर, मतलब फ्रॉम 0 टू r हर जगह आपको उसका मास दिखाई देगा। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि इसका जो मास है सॉरी, इसका जो मास है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से लेके यहां तक हम ये कह सकते हैं कि हर जगह जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है और नजदीक ज्यादा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यही वजह थी कि डिस्क का रेडियस ऑफ gyration कम आया और रिंग का ज्यादा है, क्योंकि अगर ज्यादा आएगा इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और कम आ रहा है इसका मतलब वो नजदीक है। तो होप रेडियस ऑफ gyration का कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ ये अंदाजा लगा के देता है कि किसी भी बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नजदीक है या दूर है। अगर आपका रेडियस ऑफ gyration कम आ रहा है, इसका मतलब बॉडी से एक्सिस ऑफ रोटेशन से नजदीक है मास, और अगर ज्यादा आ रहा है मतलब वो दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये बात इससे भी समझी जा सकती है, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा ये भी समझिए कि अगर I जो है वो mk² के बराबर है, जिसमें जनरली मास अगर कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो I विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k², I k² को डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर रेडियस ऑफ gyration ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और रेडियस ऑफ gyration कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। जाहिर सी बात है, अगर रेडियस ऑफ gyration कम आया आपका, इसका मतलब मास नजदीक है एक्सिस से, और अगर मास नजदीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अबाउट रेडियस ऑफ gyration। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसकी मदद से अगर हम ये जानते हो कि कोई भी बॉडी हो और उस बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास हो, और उस सेंटर ऑफ मास से अगर हमने उसको रोटेट कराया, अगर हमने उसको सेंटर ऑफ मास से रोटेट करा दिया, जैसे मान लीजिए ये एक रिजिड बॉडी, अब इस रिजिड बॉडी को मैंने इस एक्सिस से, नाउ C is called as the center of mass of this body,
ये क्या है मैं आपको ब्रीफली अभी समझा दूंगा। फिलहाल आप ऐसा याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसी जगह है जहां से सारे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेंटर ऑफ मास है तो हम ये कह सकते हैं कि इस साइड और इस साइड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। या ऐसा समझिए कि अगर ये मेरे पास मार्कर है तो मार्कर का कोई तो ऐसा सेंटर पॉइंट होगा जहां पर हम उसको रखेंगे तो वो बैलेंस कर देगा, राइट। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके बिल्कुल मिडल पॉइंट पर मैंने उंगली रख दी और उंगली रखने के बाद ये बिल्कुल बैलेंस हो गया मेरी उंगली पर। इसका मतलब ये है कि इसके इस साइड वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन और इस साइड वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो ये वो जगह है जहां से हम कह सकते हैं कि मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द बॉडी। इस जगह को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही समझिए, उसके बाद और थोड़ा सा डिटेल में आपको आगे वाली सीरीज में समझाऊंगा। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अब सपोज करो कि मेरे पास इस रिजिड बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है और इस एक्सिस के अलोंग मैंने इस बॉडी को रोटेट किया। तो अगर मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये क्या बोलता है जरा ध्यान से सुनिए। इसका मानना ये है कि अगर मेरे पास इस एक्सिस के अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, अब ये कौन सी एक्सिस है, ये वो एक्सिस है जो कहां से बनाई गई है, सेंटर ऑफ मास से। अगर सेंटर ऑफ मास से कोई भी एक्सिस बनाई जाए और उसके अराउंड उस बॉडी को घुमाया जाए और मुझे मालूम हो कि हाँ यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो मैं इससे बिल्कुल पैरेलल डिस्टेंस पर अगर कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस को बनाऊं और इसके अराउंड उसको घुमाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। ध्यान से देखिए, ये है वो एक्सिस जो नया मैंने बनाया है। ये एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल पैरेलल है। ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ये वाली एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है कि कितना होगा। मुझे मालूम है यहाँ पर कितना है, मुझे पता लगाना है यहाँ कितना होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हम इस फार्मूले से इसके अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं और वो होगा IC, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस mh square, m is the mass of this body and h is the distance of this particular axis from the axis of rotation about the center of mass. For example, suppose करो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अलावा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है और ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर का है। मास ऑफ द बॉडी अगर मैं आपसे कहूं 2 kg है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। IO is equals to IC plus mh square। अब यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है 5 है, मास ऑफ द बॉडी हमने लिखा था कि 2 है, डिस्टेंस यहाँ से 2 है, so 2 का स्क्वायर, so 2 square is 4, 4 4 is 16, so this is 5 plus 16 and that comes out to be 21। इसका मतलब इसके अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो मुझे पता कैसे चला, मुझे पता इसलिए चला क्योंकि मुझे ये मालूम था कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। मुझे ये मालूम था कि इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मुझे मालूम था इस बॉडी का मास कितना है। अगर ये तीन बातें मुझे मालूम हो तो मैं इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो इस थ्योरम की मदद से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसका एक डेरिवेशन भी है जो कि बोर्ड्स के अंदर फिक्स्ड क्वेश्चंस के अंदर माना जाता है, मतलब बोर्ड ऑफ एंड ऑन इस क्वेश्चन को इंक्लूड ही करता है। ओके, अब ये कैसे पता चला कि IO जो है वो IC plus mh square के बराबर होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा थ्योरम का डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए करना क्या है, एक d डिस्टेंस पर d पॉइंट पर एक छोटा सा मास कंसीडर करना है। किसका, इस पूरे बॉडी का। तो इस बॉडी का एक छोटा सा मास हमने कंसीडर किया, कितने डिस्टेंस पर कंसीडर किया, पॉइंट D पर कंसीडर किया, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस एक्सिस के अलावा, ठीक है ना, ये वाली एक्सिस के अलावा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताओ, तो हमारे पास ये फार्मूला है, बस इस फार्मूले को ध्यान देना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, dm को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो बेटा, अगर ये dm मास है,
ये dm मास इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है, मतलब dc दूरी पर है। इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ dc स्क्वायर, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय dm, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय मास और उसका इंटीग्रेशन। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया है IC से, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। दूसरी चीज, अब अगर इस एक्सिस की बात की जाए, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। इस एक्सिस से ये पॉइंट D कितनी दूरी पर है, तो बोले OD या DO। तो क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर इनटू dm। वही सेम, जब डिस्टेंस BC था तो ये वाली एक्सिस थी, अब एक्सिस अगर ये हो जाए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर इनटू dm। उसे हमने रिप्रेजेंट किया IO से। ओके, लेट्स मूव ऑन। बेसिक ज्योमेट्री है, 10th स्टैंडर्ड वाला है। हम क्या करते हैं, ये जो DO स्क्वायर है, DO स्क्वायर, इसको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिखें तो देखो बेटा, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखें DON, तो इसके अंदर हमको पता चलेगा कि DO स्क्वायर किसके बराबर है, DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर के बराबर। तो हम DO स्क्वायर को DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, DO स्क्वायर को DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर लिख दिया। ये कहां से आया, बोले पाइथागोरस थ्योरम से। और आगे बढ़ते हैं, ये जो n से लेके o तक है, इसके अंदर NCO कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब हम NO को लिख सकते हैं NC प्लस CO। तो हमने आगे लिखा NO को NC प्लस CO द होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया a प्लस b द होल स्क्वायर से, क्या बन गया, NC स्क्वायर प्लस 2 NC into CO प्लस CO स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ अब आते हैं अगले पार्ट पर। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, ये dn स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर, दिस इज dn स्क्वायर, दिस इज nc स्क्वायर। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा वाला। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर dn स्क्वायर ये एक साइड, nc स्क्वायर ये एक साइड, क्या ये दोनों साइड मिलके हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर बनेंगे, तो दिस विल बिकम dc स्क्वायर। तो हम dn स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर को dc स्क्वायर लिख सकते हैं। यू कैन चेक, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यू कैन से दैट dc स्क्वायर इज इक्वल टू dn स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर। तो dn स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर जगह dc स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, इसकी जगह dc स्क्वायर हो गया। अच्छा, CO कितना है, h, हमने h लिया है, तो दिस इज 2nc into h, CO की जगह h आ गया, और ये है आपका h स्क्वायर। अब ये सारे टर्म्स को अंदर ले लो, सबको इंटीग्रेट करो, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dc स्क्वायर dn, this will be integration of 2nc h into dn, and this is integration of h square dn। अब देखो बेटा ये क्या बना, integration of dc square into dm is nothing but the moment of inertia ic। यहाँ पर ic आ जाएगा, इसमें से 2 और h कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो this will become 2h integration of nc into dm, प्लस इसमें से h स्क्वायर बाहर आ जाएगा, this will be integration of dm। अब ये जो टर्म है आपका, ये जीरो है। अब ये क्यों जीरो है ये मैं आपको अभी समझा देता हूं। फिलहाल अभी हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये टर्म कितना है, जीरो है। तो अगर ये जीरो हो गया तो क्या बचा, IC बचा, ये आपका जीरो हो गया। अब जरा देखिए dm का इंटीग्रेशन, dm मतलब ऐसे छोटे 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 सारे dm ऐड होंगे तो क्या पूरा मास बन जाएगा। इसका हम ये कह सकते हैं दिस इज द मास ऑफ दैट बॉडी। So the final answer comes out to be IC plus mh square, और ये क्या रहेगा, I। तो this is your theorem कि भाई इस एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, पहली बात मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, और वो एक्सिस बिल्कुल कितनी दूरी पर है, ये अगर हमें मालूम हो तो हम ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब देखिए इसका नाम थ्योरम है। जब भी कभी थ्योरम हम किसी भी जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमेशा गिवन देखते हैं, बिना उसके हम थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे ज्योमेट्री में आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पर अप्लाई किया जा सकता है, ओनली ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये बेसिक कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन कोई फॉलो करता है तो ही हम उसको, इस कोई ट्रायंगल अगर उसको फॉलो करता है तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना हो
तो क्या क्या चीजें हमें मालूम होना चाहिए? तो पहली चीज हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने जो सेंटर ऑफ मास से लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अगर हमें ये नहीं मालूम है तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज अगर ये हमें मालूम भी हो कि भाई ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक वैल्यू दे दी जाए कि भाई इतना इसका वैल्यू है, बट अगर हमने एक्सिस पैरेलल नहीं बनाया तो भी ये जो है थ्योरम नहीं लगा सकते। तो इसको थ्योरम को लगाने की दो कंडीशंस हमेशा याद रखिए। पहला तो ये कि अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम रहना चाहिए। सेकंड थिंग जो है उस एक्सिस से पैरेलली एक्सिस अगर कोई होगी तो ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना नहीं। और इस थ्योरम को अच्छे से देख लीजिए, ये आपको ध्यान में रखना है ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से आता है। न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट उन लोगों ने जो है ना वो जो है इंक्लूड किया है, वो ये कि देखिए बेटा आपने डीएम मास यहाँ कंसीडर किया पॉइंट डी पर। इसको कंसीडर करने की वजह से आपका ये जो परपेंडिकुलर डीएन ड्रॉ हुआ है ये कैसे बना, आपने ओसी को पहले एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद में आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। सो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये डीएम मास को हम यहाँ ले लेते, मतलब कहाँ लेना है, इन दोनों एक्सिस के बीच, और फिर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालोगे, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या यही आंसर आएगा या कुछ और आएगा? समझ रहे हैं आप लोग? मतलब डीएम हमने यहाँ लिया था, मतलब ये दोनों एक्सिस के बाहर। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये इंक्लूड कर दिया है कि अगर ये यहाँ ले लिया जाए, मतलब दोनों एक्सिस के बीच में ले लिया जाए, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही फॉर्मूले से मतलब यही थ्योरम आएगा या कुछ नया रिजल्ट आएगा, ये क्वेश्चन है। तो ये भी हम आज देख लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जीरो कैसे आया, ये किस तरीके से जीरो आ जाता है। इसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ मास का अगर वो पार्ट हमें समझ में आ गया फिर ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ में आ जाएगा कि वैल्यू हमें जीरो कैसे मिली। ओके, तो ये देख लेते हैं आगे वाले पार्ट में। ओके, तो एक लास्ट ईयर वाला कॉन्सेप्ट हम फिर से रिवाइज करेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। देखिए सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है किसी भी बॉडी के अंदर जो पाया जाता है जहां से हम ये कहते हैं उसका पूरा मास वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके अलोंग जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो सेम रहेगा। तो ये रिवीजन वाला पार्ट है, ध्यान से देख लीजिए कि अगर मान लीजिए ये आपकी एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के अंदर m1 m2 m3 कुछ पार्टिकल्स हैं, और उनसे अगर मैं रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूं तो रेडियस वेक्टर कैसे बनाया जाता है, ओरिजिन से लेके जहां तक वो पार्टिकल है वहां पे जाके उसको छोड़ देने का। तो पहले वाले का रेडियस वेक्टर r1 बार, दूसरे वाले का r2 बार और तीसरे वाले का r3 बार। सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओरिजिन से लेके सेंटर ऑफ मास पे जाके छोड़ देगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अभी मैंने यहाँ पे तीन पार्टिकल एज्यूम किया, अगर बहुत सारे पार्टिकलों से सारे के सारे लेने पड़ेंगे और ये सारे मास को mn तक लेके जाना पड़ेगा, mn rn बार तक लेना पड़ेगा और इसको mn तक लेना पड़ेगा। इससे आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है। अब सवाल ये उठता है कि हमने जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पता लगाया, इसके लिए हमने ओरिजिन यहाँ सिलेक्ट किया, तो ऐसा हमेशा करना है क्या, ओरिजिन पूरी रखने का या कहीं भी ले सकते हैं? तो इसका जवाब है देखिए ओरिजिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने रिस्पेक्ट से कहीं से भी उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो व्हाट इफ कि अगर मैंने ओरिजिन सेंटर ऑफ मास से ही बनाया, देखिए पहले ओरिजिन कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था, अब मैं उसको उठा के यहाँ पे ले लेता हूँ, मतलब वही सारी चीजें उठा के मैंने यहाँ ले लिया, सेंटर ऑफ मास पे ले लिया। तो बाकी सारे पार्टिकल अपनी जगह जैसे थे वैसे ही हैं, सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह पर है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, हमारा रेफरेंस, पहले हमारा ओरिजिन यहाँ था और यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पता लगा रहे थे। अब हमने इसको क्या कर दिया है, हमने हमारे ओरिजिन को ही, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही कहाँ पे रख दिया है, सेंटर ऑफ मास पे रख दिया है, और अब पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला तो वही होगा, फॉर्मूला होगा m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। नाउ दैट्स comes the
पॉइंट कि भाई यहाँ पर अगर मैंने सेंटर ऑफ मास पर ही रख दिया, इसका अंदर मैं सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट कर रहा हूँ। जब मैं ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास ले लूंगा तो क्या होगा, ओरिजिन क्या बताता है, यहीं से सारे डिस्टेंस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगर हमारा ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास हो गया, मतलब ये कि हम सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से। और दूसरी बात जो ध्यान रखने की ये है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बनेगा 0। ये जाहिर सी बात है, 0 वेक्टर ही होगा, नल वेक्टर ही होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम कैसे बनाते हैं, ओरिजिन से लेके जहां तक पार्टिकल है वहां तक हमें वेक्टर को ड्रॉप करना है। तो हमारा तो पार्टिकल ही सेंटर ऑफ मास ही कहां पर है, ओरिजिन पर है, इसका नाम हमारा वो नल वेक्टर बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये वेक्टर नल वेक्टर है। अगर ये वैल्यू यहां रख दें तो ये वैल्यू यहां रखने पर हमारा आंसर आएगा m1r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ये रेशियो पूरा 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इसका न्यूमरेटर 0, we'll say that m1r1 bar plus m2 r2 bar plus m3 r3 bar is equals to 0। अगर बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो we can say that summation of mi/ri is equals to 0। या फिर अगर हम उसको एक कंटीन्यूअस बॉडी की फॉर्म में लें, डिस्क्रीट बॉडी की कंटीन्यूअस बॉडी लें, तो हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ r into dm is equals to 0। तो बात क्या समझ में आई, देखिए ये जो टर्म आप देख रहे हैं इसे मोमेंट ऑफ मास कहा जाता है और इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपने सारे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से ही नापे हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ओरिजिन है वही सेंटर ऑफ मास है, तो जितना भी सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास आएगा, जितने भी मोमेंट ऑफ मासेस हैं, मतलब मास और डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन करके जो एडिशन हम करेंगे, सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ मास दैट विल बी इक्वल्स टू 0। आई रिपीट, ये फार्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं सारे के सारे डिस्टेंस हमारे कहां से मेजर करूं, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास से अगर सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो मास और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। और भी अगर आपको डिटेल इसकी जाननी है और सेंटर ऑफ मास को एकदम डीपली स्टडी करना है तो आप हमारा फैजान सर का एक लेक्चर देख सकते हैं जो YouTube चैनल के ऊपर है। उसके अंदर उन्होंने पूरा एक लेक्चर सीरीज दिया है जिसमें उन्होंने सेंटर ऑफ मास को एक्सप्लेन किया, पर जनरली वो जेडब्ल्यू और नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इफ इन केस अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो पहले वो उस चैनल पर जाके, हमारे चैनल पर जाके पहले फैजान सर का वो लेक्चर देख लें, उसके बाद में सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे फिर से आता है। अभी फिलहाल जो हमारे लिए काम की चीज है वो ये कि मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट 0 होता है, कब, जब हम सारे डिस्टेंस कहां से नापते हैं, सेंटर ऑफ मास से नापते हैं। आई रिपीट, मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट 0 होता है जब हम सारे डिस्टेंस कहां से नापते हैं, सेंटर ऑफ मास से। अब आ जाइए हमारे उसी थ्योरम पर। हमने थ्योरम के अंदर ये हमारा सेंटर ऑफ मास दिया था और यहां से हमने एक एक्सिस बनाई थी। अब मुझे एक बात बताइए, हमने ये जो डिस्टेंस नापा था इस एक्सिस का, इस एक्सिस का जो डिस्टेंस हमने नापा था वो कहां से नापा था, सेंटर ऑफ मास से, है कि नहीं। ये डिस्टेंस h है, ये डिस्टेंस h है, तो कहां से h है, सेंटर ऑफ मास से h है। इसका मतलब ये कि हम सारे के सारे डिस्टेंस कहां से नाप रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर सारे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से नापे जाते हैं तो किसका प्रोडक्ट 0 आता है, डिस्टेंस का मास के साथ, डिस्टेंस का मास के साथ। तो अगर ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट था, I is equals to IC plus 2h integration of NC into dm plus mx, राइट। और इसको मैंने बोला था कि इसको 0 ले लेते हैं। अब देखो NC क्या है, डिस्टेंस, ओके, कहां से, सेंटर ऑफ मास से। तो डिस्टेंस हो गया मल्टीप्लाइड बाय मास, तो डिस्टेंस और मास, डिस्टेंस और मास, डिस्टेंस और मास का प्रोडक्ट 0, डिस्टेंस मास का प्रोडक्ट 0 आ गया था। और 0 आया था क्यों, क्योंकि हमने ये माना है कि हम सारे डिस्टेंस कहां से नाप रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से। इसी वजह से इस टर्म को 0 लिया जाता है। ओके, तो दिस वाज वन पार्ट। अच्छा, दूसरा एक और एक चीज थी इसके अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये अज्यूम किया था कि आपने जो आपका पार्टिकल है वो थोड़ा सा बाहर ले लिया है। ओके, अगर आप उसको अंदर ले लेते हैं तो क्या उससे कोई चेंज आएगा, तो वो इस डेरिवेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सो ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर हमने अब जो पार्टिकल dm है उसको लोकेट किया है दोनों एक्सिस के बीच में और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, डेरिवेशन के बाद, डेरिवेशन से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए dm यहाँ पर है और dm का अगर हम इस एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं तो वो OD होगा,
मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ do स्क्वायर dm, इस एक्सिस के अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ dc स्क्वायर dm। ओके, फिर इसी के बाद इसको हमने और आगे सॉल्व किया, do स्क्वायर को हमने लिख दिया है पाइथागोरस थ्योरम से dn स्क्वायर प्लस on स्क्वायर। dn स्क्वायर प्लस on स्क्वायर लिखने के बाद हमने on स्क्वायर को जो है लिखा है, ये on स्क्वायर को लिखा है oc माइनस nc, तो oc माइनस nc का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ओपन किया है माइनस b का होल स्क्वायर से, ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर ये dn स्क्वायर है और ये cn स्क्वायर है, तो dn स्क्वायर प्लस cn स्क्वायर dc स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बिकम dc स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज। फिर इंटीग्रेशन अंदर लेना है जैसे पिछली बार लिया था, तो ये dc स्क्वायर dm ये हो जाएगा ic, OC हो जाएगा h, तो h स्क्वायर बाहर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ dm, और dm का इंटीग्रेशन मतलब सारे dm's का इंटीग्रेशन टोटल mh हो जाएगा, दिस विल बी mh स्क्वायर। और ये देखिए फिर से वही आया, सेंटर ऑफ मास से कहां का डिस्टेंस dm, यही वाला पहले इधर आ रहा था अब इस तरफ आ गया, कुछ फर्क नहीं है, मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गया, वैल्यू वही आया। तो इससे बात समझ में आई कि अगर हम मास को दोनों एक्सिस के बीच में भी ले लेते हैं, कहीं पर भी लेते हैं तो उससे हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कोई फर्क नहीं आता है। ओके, तो दिस इज आवर थ्योरम। उसके बाद एक और एक थ्योरम जिसकी स्टडी कर लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो एक थ्योरम तो हमारा हो चुका है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब अगला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जैसे पिछली बार बताया था कि कोई भी थ्योरम अप्लाई करने से पहले कुछ गिवन कंडीशंस होती हैं, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो आप थ्योरम नहीं लगा सकते। उसी तरीके से अगर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है तो उसकी सबसे बुनियादी कंडीशन ये है कि सिर्फ लेमिनार ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया जा सकता है, लेमिनार या फिर बहुत ही थिन या टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, तो उन्हीं पतले से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही हम इस पर्टिकुलर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये थ्योरम क्या कन्वे करता है वो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम तीन एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। अब इसमें से जो दो एक्सिस है वो प्लेन उसी प्लेन में है जिस प्लेन में हमने लेमिनार ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, और एक एक्सिस जो है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर है। लेट मी शो यू हाउ। सपोज करो अगर ये आपका एक लेमिनार ऑब्जेक्ट है तो एक एक्सिस आप बेटा ऐसे बना सकते हैं along this, ये आपकी तरफ जाती है, ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी x एक्सिस। एक एक्सिस आप यहां से बना सकते हैं, ओके, ये वाली, ये हो गई y एक्सिस, और एक एक्सिस आप ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं, तो तीन एक्सिस हो गई, एक आपकी तरफ जाती है x एक्सिस, ये वाली एक्सिस y एक्सिस और ये वाली एक्सिस z एक्सिस। अब सपोज करो कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, पहला तरीका इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करूंगा तो इस तरीके से रोटेट करूंगा, ओके, दिस विल बी द रोटेशन। तो मैंने किस एक्सिस के अलोंग रोटेट किया, अलोंग एक्स एक्सिस। एक तरीका हो सकता है इसे इस तरीके से रोटेट करना, ओके, तो ये मैंने रोटेट कैसे किया है, अलोंग वाई एक्सिस। एक रोटेट करना है ऐसा हो सकता है, ओके, तो दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। तो मतलब ये कि इस लेमिनार ऑब्जेक्ट को हम तीन एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं। नंबर 1 दिस x axis, number 2 this, and number 3 this one perpendicular। इसमें तो दो एक्सिस ध्यान से देखिए, ये प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट में ही आ रही है। आपने x एक्सिस बनाया, ऐसी बनी हुई x एक्सिस, और ये ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही इसी प्लेन में है, y एक्सिस ऐसे बनी, खाली z एक्सिस इसको परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, उसका ये बोलना है कि इस वाले एक्सिस के अलोंग, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू बराबर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। मतलब ये कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाऊं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए 5 है, अगर मैं उसको ऐसे घुमाऊं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए 5 है, तो अगर ऐसे घुमाऊंगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 + 5 दैट इज 10 आएगा। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस, z एक्सिस मत याद रखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस याद रखिए। जो एक्सिस, जो भी एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, चाहे वो x हो, y हो, z हो,
अगर कोई भी एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर होगी तो उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस इन द प्लेन। ओके, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में बनी थी और जेड एक्सिस हमने परपेंडिकुलर बनाई थी, तो ये है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, इसलिए कभी पूछा नहीं जाता एग्जामिनेशन में। आपको कभी भी ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेंगे जो आप आसानी सॉल्व करो, है ना। वो हमेशा आपसे थोड़े से ट्रिकी सवाल ही पूछने वाले हैं। तो आपको सिंपल एक डेरिवेशन देखना है इसका। ये मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब यहां पर हमने एक एलिमेंट लिया है पॉइंट P पर, एक छोटा सा एलिमेंट D में। अब देखिए इस पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, y एक्सिस से निकालना है और z एक्सिस से निकालना है। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द x एक्सिस तो उसका y कोऑर्डिनेट होता है, और किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से जो निकाला जाता है वो उसका x कोऑर्डिनेट होता है। So what is x coordinate and y coordinate? अगर आपको याद नहीं तो याद रखिए, x coordinate is the distance of a point from y axis and y coordinate is the distance of the point from x axis। तो बेटा अगर मान लीजिए इसके तीन कोऑर्डिनेट है x, y और z। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट के तीन कोऑर्डिनेट है x, y और z, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का x एक्सिस से दूरी कितना है तो आप बोलोगे सर y कोऑर्डिनेट, मतलब मैं यहां लिखा y। इस पॉइंट का y एक्सिस से दूरी कितना है तो आप बोलोगे x कोऑर्डिनेट, इसमें हमने यहां लिखा x। इस पॉइंट का z एक्सिस से दूरी कितना है वो z रहेगा, z कोऑर्डिनेट। अब यहां पर एक सिंपल वे आप z को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा, ये डिस्टेंस अगर y है तो ये भी y होगा, ओके। अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेट मी शो यू हाउ। सपोज करो अगर मैं इसको ऐसा सिंपली ड्रॉ करूं, ये आपका x है, ओके, और ये आपका y है। आपको याद होगा जब x, y ये कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होते हैं तो हम यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास होता है under root of x square plus y square, that is distance of the point from the origin। तो origin से अगर ये डिस्टेंस निकालना होगा तो इसका कोऑर्डिनेट और इसकी कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके समेशन कर देंगे, दिस विल बी under root of x square plus y square। तो ये बात समझ में आ गई कि जो पॉइंट P है ये x एक्सिस से y दूरी पर है, y एक्सिस से x दूरी पर है और z एक्सिस से under root of x square plus y square की दूरी पर है, ओके। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो अबाउट x एक्सिस, तो वही पुराना फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। ये फार्मूला अच्छे से दिमाग में रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। r स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा मल्टीप्लाइड बाय द मास। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जिसको अपन ix रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से यहां तक कितना है y, तो इट विल बी y इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm। अब y एक्सिस के हम निकाल लेते हैं, तो y एक्सिस के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना डिस्टेंस है इसका यहां से यहां तक, x, तो x स्क्वायर dm। अब z एक्सिस के हम निकाल लेते हैं, क्या फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ r इज द डिस्टेंस। अब बताइए यहां से z एक्सिस हमने कितना डिस्टेंस लिया है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dm। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको अंदर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm इज y। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm? इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm इज ix। दिस इज योर थ्योरम, i इज इक्वल टू ix प्लस i1। काफी सिंपल थ्योरम है, इसकी एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि आप इसको सिर्फ लेमिनार ऑब्जेक्ट्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि दो एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगी उनके अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इसके बराबर होगा जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।